दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज शनिवार का दिन भी बीत गया, कल रविवार है और परसों सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ होगी। दिल्ली एनसीआर के लिए यह सोमवार बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर आने वाले श्रद्धालु दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं। लाखों में नहीं, करोड़ों में होगी संख्या। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को दिक्कत ना हो इसका पूरा इंतजाम किया है। लेकिन इस बार की ये कांवड़ यात्रा काफी ज्यादा विवादों में भी है। कांवड़ियों की भीड़ में शामिल कुछ लोग इस यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, हंगामा, तोड़फोड़ और उपद्रव जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल सीएम योगी कांवड़ियों को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया, उसको लेकर आज विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांवड़ पर धर्मयुद्ध आज जनहित की कवर स्टोरी है। सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम कौन कर रहा है, या फिर कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोगों की ओर से कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब जनहित में खबरें विस्तार से। हरिद्वार से कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा जारी है। साथ ही आस्था की इस यात्रा में चंद उपद्रवियों का उत्पात भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस यात्रा में एक और आस्था है, अध्यात्म है, सभ्यता है, संस्कृति है, लेकिन दूसरी ओर मुट्ठी भर ऐसे लोग भी हैं जो कांवड़ यात्रा की आड़ में अधर्म पर उतारू हैं। वो शायद कदम कदम पर उत्पात और उपद्रव के मौके तलाश लेते हैं। ऐसे में आज जनहित में इन उपद्रवियों से एक ही अपील है, कम से कम कांवड़ का नाम बदनाम ना करो। कांवड़ियों के भेष में छिपे उपद्रवियों की पोल खोलें, उससे पहले जनहित में बेहद जरूरी सूचना। परसों सावन का दूसरा सोमवार है, तो बुधवार यानी 23 जुलाई को शिवरात्रि है। ऐसे में उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ियों का सैलाब गंगा जल लेकर अपने अपने नजदीकी शिवालयों की ओर बढ़ रहा है। इनमें से दिल्ली और एनसीआर के कई सारे लोग मंजिल के बेहद करीब हैं या पहुंचने वाले हैं। आज शनिवार बीतने को है, कल रविवार है। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर के लोग छुट्टी के मोड में होंगे, लेकिन उनके लिए सोमवार का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस दिन लाखों कांवड़िए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे और तब सड़कों पर भारी हुजूम उमड़ेगा। हालांकि पुलिस की ओर से इंतजाम पुख्ता है ताकि आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अनुमान के मुताबिक जब एक साथ 15 से 20 लाख लोग दिल्ली के रास्तों से होकर गुजरेंगे तो यकीनन मुश्किलें तो पैदा होंगी ही। ऐसे में दिल्ली एनसीआर वाले सोमवार को अपने घरों से निकलने के पहले रूट डायवर्जन की जानकारी लेकर ही निकलें, वरना उन्हें मुसीबतों से जूझना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए बात कांवड़िए के भेष में छिपे कालनेमी की अब करेंगे, जो आस्था की यात्रा में उत्पात मचाने से बाज नहीं आ रहे। इन उपद्रवियों के अधर्म की कुछ सबसे नई तस्वीरें देखिए। सहारनपुर में कांवड़िए सड़क पार कर रहे थे, तभी रास्ते से गुजर रही इनोवा गाड़ी से वो टच हो गए। बस फिर क्या था, उपद्रवियों ने पूरी गाड़ी तहस नहस कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि इनोवा गाड़ी पर सवार लोग भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर ही लौट रहे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमरोहा से भी सामने आई, जहां तेज रफ्तार बाइक से कांवड़ियों की टक्कर हो गई, तो आक्रोशित कांवड़ियों ने आसमान सिर पर उठा लिया, बाइक सवार को पकड़ा, उससे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई, माफी मंगवाई। हंगामे की एक और तस्वीर 16 जुलाई को हरिद्वार के मैंगलोर से सामने आई, जब कांवड़ियों के दो समूह में डीजे को लेकर विवाद हो गया। इसकी वजह से रास्ता जाम हो गया, जिसे खुलवाने पुलिस पहुंच गई। इन कांवड़ियों ने पुलिस वालों से ही बदसलूकी शुरू कर दी, पुलिस वालों से हाथापाई तक की गई। हरिद्वार में ही पुलिस वालों से बदसलूकी और धक्का मुक्की मारपीट की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब कांवड़ियों को सड़क के किनारे चलने की सलाह देने वाले वर्दी वालों की भी पिटाई शुरू हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि उनका हाल क्या है। कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीर मिर्जापुर से भी सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक सीआरपीएफ जवान की कांवड़ियों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। दरअसल सीआरपीएफ जवान गौतम अपने बेटे के साथ शुक्रवार की सुबह रेलवे स्टेशन मिर्जापुर पहुंचे। वो ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से जाने वाले थे। उनकी तैनाती मणिपुर में है। सुबह करीब 10 बजे सीआरपीएफ जवान का कांवड़ियों से किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद कांवड़ियों ने अचानक सीआरपीएफ जवान पर हमला कर दिया।
उनको जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई की। हालांकि सीआरपीएफ जवान तहरीर देकर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से मणिपुर के लिए रवाना हो गए। अब खबर है कि आरपीएफ ने मारपीट करने वाले 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांवड़ियों का मन इतना कैसे बढ़ गया है कि वो आस्था की राह पर बार बार उत्पात मचा रहे हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। कांवड़ में लोग जाएं पवित्र भावना से, मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। से लोग कांवड़ यात्रा में या तो इम्प्लांट किए जाते हैं या कोई साजिश के तहत आते हैं ताकि कांवड़ यात्रा को बदनाम करें। सारे यात्री तो ऐसे नहीं होते। भाजपा के लिए धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं है, मतों की प्राप्ति के लिए है। कांवड़ यात्रा में विवाद बीते कई सालों से हो रहा है, लेकिन ना जाने क्यों इस बार विवादों का सिलसिला अंतहीन हो चला है। पश्चिमी यूपी के एक संत हैं स्वामी यशवीर। उनकी हरकतें ऐसी हैं मानो यूपी के इलाके में उनका वचन ही शासन है। आपको याद भी होगा, स्वामी यशवीर और उनकी टोली ने कांवड़ रूट पर होटल ढाबे चलाने वाले गैर हिंदुओं का तलाशी अभियान शुरू किया था। दुकानदारों में भगवा झंडे और भगवान वाराह की तस्वीरें बांटी गई थीं। इन्हें अपनी दुकान पर लगाने की नसीहत दी गई थी ताकि जो ना लगाएं उनकी गैर हिंदू पहचान उजागर हो जाए। इस दौरान हद तो तब हो गई जब धार्मिक पहचान की खातिर एक होटल स्टाफ की पैंट तक उतरवाई गई। इस तरह के आरोप लगे। जिस शख्स की पैंट उतरवाई गई उसने खुद को हिंदू बताया था, हालांकि बाद में वो मुसलमान निकला। उसने झूठी पहचान बताई, लेकिन इसके लिए पैंट उतारने जैसी हरकतें किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराई जा सकती और इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कांवड़ रूट में यूपी सरकार की ओर से हर होटल ढाबे पर खाने में गड़बड़ी मिलने पर शिकायत के लिए खाद्य विभाग का QR कोड लगाया गया, जिसके साथ होटल मालिक का नाम और पता बताना भी जरूरी था। जाहिर है इससे भी होटल मालिक की धार्मिक पड़ताल ही मानी गई। इन सब के बीच अब तो ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा जब कांवड़िए हंगामा ना मचा रहे हों, मारपीट ना कर रहे हों। हालांकि आपको ये भी बता दे चले कि इनकी तादाद इतनी बड़ी नहीं है। कांवड़िए बहुत बड़ी तादाद में जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, लेकिन जिन कांवड़ियों की वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके कारण सनातन धर्म का ये जो बड़ा पर्व है वो बदनाम हो रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद के साथ साथ सद्भाव की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। इसकी सबसे नई मिसाल सहारनपुर से सामने आई, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद कांवड़ियों में फल, पानी और जूस बांटते नजर आए। मसूद परिवार हर साल कांवड़ियों की सेवा करता है। यह परिवार कांवड़ियों को अपना मेहमान मानता है। इस सेवा को साझी संस्कृति की मिसाल बताता है। कांवड़ यात्रा में नेता, पुलिस और प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर बीते कुछ सालों से पुष्प वर्षा का चलन भी देखा गया है। इस बार तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए, लेकिन मुसलमानों की ये फूल स्वामी यशवीर को शूल की तरह चुभने लगे हैं। ऐसे में उन्होंने मुसलमानों से ऐसा नहीं करने की अपील की है। इसके लिए उनकी ओर से दलील क्या दी गई है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। पहली तो बात यह है, अगर वो स्वागत कर रहे हैं वो इस्लाम मजहब के खिलाफ चल रहे हैं। इस्लाम मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है। किसी भी मुस्लिम, किसी भी इस्लाम मजहब के विद्वान से पूछ लेना। इन षड्यंत्रकारियों से बचना है और थूक मूत्र जिहादी गैंग जहां भी मिले उसकी सूचना एकदम पुलिस को दे और जहां भी होटल ढाबे आदि हो दे करके खाए। उत्तराखंड हो या फिर यूपी या कहीं और की पुलिस सुचारू कांवड़ यात्रा के लिए दिन रात मुस्तैदी से जुटी हुई है, लेकिन अफसोस कि हरिद्वार में पुलिस वालों से भी बदसलूकी और मारपीट की गई, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा चुकी हूं। अब जो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही हूं वो देश भर में वायरल है। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया में शेयर किया है, ये कहते हुए कि सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। अब भाव का तो नहीं पता,
लेकिन इस तस्वीर का प्रभाव काफी गहरा है। वीडियो में दिख रही पुलिस अधिकारी का नाम ऋषिका सिंह है, जो मुजफ्फरनगर में सीओ के पद पर तैनात हैं। वो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ कांवड़ियों की सेवा भी कर रही हैं। ऋषिका महिला और बाल कांवड़ियों के पैर दबाकर उनकी थकान दूर करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। जाहिर है इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं का आरोप है कि अखिलेश यादव ने सीओ ऋषिका सिंह के वीडियो के साथ जो बातें लिखी हैं वो तंज कसने जैसी हैं। ऐसे में अब एनडीए के नेता भी पूर्व सीएम पर पलटवार कर रहे हैं। मानव सेवा ईश्वर सेवा है हमारे यहाँ का, और सेवा करना अधिकार है लोगों को ड्यूटी के साथ साथ। तो अगर कोई भी आदमी जा रहा पीड़ित है या कहीं भी है तो सेवा कर दिया, तो उसमें टिप्पणी करने की क्या मतलब है। इसी कारण है कि सपा जो पहले हाफ हो गई अब साफ हो रही है, क्योंकि इनके सलाहकार कैसे हैं, सलाहकारों को चाहिए कि क्या बोल रहे हैं कम से कम उस पर ध्यान दें। शर्म ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो अपराध के साथ खड़ा है, अपराधी के साथ खड़ा है, जो सेवा भाव के साथ खड़ा है। वो तो हमारा अभिमान है, वो तो हमारा सम्मान है, वो तो हमारा स्वाभिमान है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री पर जो छांगुर पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और हिंदू धर्म पर प्रतिदिन कटाक्ष है। धार्मिक यात्राओं पर भी विवाद लगातार जारी है, लेकिन विवादों से इतर अब कांवड़ यात्रा की कुछ अच्छी तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। हरिद्वार से बागपत के लिए निकली इस तिरंगा कांवड़ की चर्चा समूचे देश में है। मुजफ्फरनगर जिले के 43 कांवड़ियों का ग्रुप 511 फीट लंबा तिरंगा कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रहा है। 62 लोहे के पोल पर बंधा तिरंगा कांवड़ जहां से गुजर रहा है, वहां लोग खड़े होकर उसको सैल्यूट कर रहे हैं। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 18 सैनिक शहीद हुए थे। तभी से मुजफ्फरनगर के कुछ नौजवानों को तिरंगा यात्रा की प्रेरणा मिली। ये तीसरी तिरंगा कांवड़ यात्रा है। 23 जुलाई को ये बागपत के पुरा महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। दूसरी तस्वीर मोदीनगर के महिला कांवड़िए की है, जिनका नाम आशा है। आशा के पति 13 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब वो बीमारी की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे में आशा ने अब की बार अपने पति को पीठ पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करने की ठानी है। आपने अक्सर सास बहू में झगड़े के किस्से भी देखे सुने होंगे, लेकिन हरियाणा के करनाल की अंजलि एक ऐसी बहू हैं जो अपने पति बलवान के साथ बूढ़ी सास को कांवड़ के बीच बिठाकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकली हैं। जिस कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिमों का विवाद चरम पर है, उसी में गाजियाबाद की शबनम नाम की एक महिला ऐसी भी हैं जो जन्म से मुसलमान, लेकिन अब सनातन धर्म के रीति रिवाज को मानती हैं। ऐसे में वो अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा पर हैं। हालांकि शबनम के पति पवन हिंदू धर्म से हैं। मेरी मन्नत ये है भोलेनाथ से, जैसे मेरे पति पहले पैरों पर खड़े थे, ऐसे मेरे पति अब भी पैरों पर ऐसे ही खड़े हो जाएं। 14वीं कांवड़ इनकी ऐसी है जो ये मेरे कांधों पर बैठ के जा रही है। ये अपने आप ही कह लगी कि चलो तुम्हें नहा के लाती हूँ। यहाँ हर की पैड़ी पे नहाने के बाद में, दक्ष मंदिर में घुमाने के बाद में, फिर भी जिद करती रही कि मुझे अब बाबा कुशलनाथ के मंदिर तुम्हें यहाँ से नहा के अपनी पीठ पे ले जाऊँ। बस अब चल तो सकते नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, सोचा यात्रा करवा दो। सब ने सेवा करनी चाहिए जी अपने माँ बाप की। बस मन में आया तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन अब मैं सनातन धर्म में हूँ और मैंने अपने सास ससुरों के लिए ये कांवड़ उठाई है और इस समाज में आने के बाद मुझे बहुत इज्जत मिली है। सनातन धर्म बहुत अच्छा है और भोले बाबा चाहेंगे तो मेरी यात्रा भी सफल होगी। कांवड़ यात्रा की ये श्रद्धा भक्ति भाव के रंग हैं, लेकिन इसी कांवड़ यात्रा में कुछ तथाकथित लोगों की वजह से उपद्रव बढ़ता जा रहा है और कांवड़ यात्रा बदनाम हो रही है। ऐसे में शासन प्रशासन का ये धर्म और कर्तव्य है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ वो सख्त और कड़ी कार्रवाई करे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की राजधानी पटना के पाताल लोक की।
पटना का पाताल लोक, मतलब बिहार की राजधानी में अपराध की वो अंधी दुनिया जहां के लिए मर्डर मामूली सी बात है, आपसी वर्चस्व के लिए जहां खून कर देना न्यू नॉर्मल हो चुका है। गुरुवार को पटना के पारस अस्पताल में जो हुआ वो आप देख चुके हैं। चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की अस्पताल के अंदर हत्या कर दी गई। कैमरे पर तमाम शूटर नजर आए। बावजूद इसके 60 घंटे बाद भी पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाने में नाकाम है। एबीपी न्यूज को इस हत्याकांड में पुलिस सूत्रों से कुछ अहम सुराग मिले हैं। बिहार पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर केस में शामिल कुछ अपराधियों का पता चल गया है। बिहार पुलिस और एसडीएफ की साझा कार्रवाई में 5 लोगों के पकड़े जाने की सूचना सामने आई है। आधिकारिक तौर पर 5 के आंकड़े की पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी है कि बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल से 5 बदमाशों को शिकंजे में लिया जा चुका है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन में 2 वीडियो हैं। इन दोनों का संबंध उन पकड़े गए अपराधियों से है। पहली तस्वीर कोलकाता के उस अपार्टमेंट की है जहां आज सुबह 5:45 बजे बिहार पुलिस की टीम ने छापेमारी करके 5 बदमाशों को पकड़ा, जबकि दूसरी तस्वीर बंगाल से ही सामने आई। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि शूटआउट केस में पकड़े गए आरोपियों का यह वीडियो है। आरोपी कोलकाता के जिस अपार्टमेंट से पकड़े गए हैं, एबीपी न्यूज की टीम ने उसका पता लगा लिया है। उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके पहले ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें हाईवे पर पुलिस की कई गाड़ियां हैं। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की एसटीएफ टीम है। इस टीम ने हाईवे के डिवाइडर पर उन आरोपियों को बिठा रखा है। हालांकि आरोपियों के नाम क्या है, इनकी भूमिका क्या है, क्या इनमें से सभी शूटआउट में शामिल थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जहां ये छिपे हुए थे उसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। कोलकाता का न्यू टाउन इलाका, बहुमंजिला सुखवृष्टि नाम का ये अपार्टमेंट, इसके 2 अलग अलग ब्लॉक के कमरा नंबर 206 और 406 से अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों कमरों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सुकांत मुखर्जी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस ऑपरेशन की पूरी जानकारी जुटाई है। सुकांत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार के पारस हॉस्पिटल के गोलीबारी के घटना में पश्चिम बंगाल से 5 जन को गिरफ्तार किया गया। अभी हम जहां पे हैं वो कलकत्ता के न्यू टाउन एरिया पे है और जो अपार्टमेंट पे हम लोग हैं ये है सुखवृष्टि अपार्टमेंट। यहाँ पे 2 फ्लैट पे ये आज सुबह 5:30 बजे पुलिस आई थी, जहां पे बिहार पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया था या जॉइंट ऑपरेशन पे शामिल हुआ था बंगाल एसटीएफ। वो पहले M73 ब्लॉक पे गए थे। वहाँ पे एक फ्लैट पे जाके दो युवा को उन्होंने गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन लोगों को इंटरोगेशन करके ठीक उस फ्लैट्स के 2 फ्लैट बाद M70 जो ये अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो लोग घुसे और यहाँ पे सेकेंड फ्लोर में फ्लैट नंबर 206 पे गए और वहाँ से भी 2 युवा को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे एंट्री है पुलिस नाम से, आज का डेट है यहाँ पे, और उसके बाद एंट्री हुआ है यहाँ पे 6:20 को पुलिस अंदर घुसी, 6:30 को पुलिस यहाँ से चेकआउट किया और यहाँ पे 206 नंबर जो फ्लैट है वहाँ पे जाके दो लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये 5 जन जिसको गिरफ्तार किया गया पारस हॉस्पिटल के गोलीबारी में इन लोगों का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कोलकाता के इस अपार्टमेंट में बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम सुबह सबसे पहले 406 नंबर कमरे में जा पहुंची। वहीं से इनपुट मिला और दूसरे फ्लैट में जाकर कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। हमें पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोबाइल फोन के जरिए पुलिस इन तक पहुंची। जिन लोगों को सबसे पहले कमरा नंबर 406 से पुलिस ने पकड़ा उनमें से एक का नाम अभिषेक और दूसरे का नाम सेतु बताया जा रहा है। दोनों ने 6 महीने पहले कमरा किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि इन्हीं दोनों की निशानदेही पर शूटआउट में शामिल 3 शूटर पकड़े गए हैं। सवाल तो यह है कि पटना के इस चर्चित मर्डर केस में मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह का पता चला है या नहीं। तौसीफ उर्फ बादशाह ही इस शूटआउट का मेन मर्डरमैन है। पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ। इसकी मां सरकारी टीचर हैं, पिता व्यवसायी। पैसों की कोई कमी नहीं, बावजूद इसके अपराध के अंडरवर्ल्ड ने इसे अपनी ओर खींच लिया। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर इसने चंदन मिश्रा को अस्पताल में गोलियों से भूना है। 2 दिन पहले ही इस तौसीफ को रील वाला गैंगस्टर कहकर मैंने आपको पूरी स्टोरी आपके सामने रखी थी, क्योंकि रील से पहचान नहीं बन पाई। इसने शूटआउट्स के लिए अब सुपारी ले ली। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इसने चंदन मिश्रा की हत्या की। गुरुवार को हत्या करने के बाद तौसीफ और उसके शूटर साथी 2 अलग अलग बाइक पर सवार होकर भागे थे। दूसरी बाइक के सबसे पीछे तौसीफ बैठा था।
उसी टशन के साथ जिस टशन में उसने अस्पताल के अंदर जाकर गोलियां चलाई थीं। और हिम्मत देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद तौसीफ पहले अपने घर गया था। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद तौसीफ ने अपने परिजनों को गया में ड्रॉप किया। शक है कि इसके बाद वह बंगाल भाग गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। आगे आगे तौसीफ और पीछे पीछे बाकी के 4 शूटर। अंदाज बिल्कुल फिल्मी था। तौसीफ कमर से पिस्टल निकालता है, कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर बेड पर लेटे चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देता है। अस्पताल के कमरा नंबर 209 के भीतर तौसीफ और उसके बाकी 4 शूटर भी गोलियां चलाते हैं और टारगेट सिर्फ चंदन मिश्रा होता है। बाकी जो लोग अंदर थे उन पर हमला नहीं किया गया। हत्या करने के बाद जहां बाकी शूटर तेजी से भाग निकलते हैं, वहीं तौसीफ गोलियां बरसाने के बाद कमरे का वीडियो बनाता है और फिर इत्मीनान से टहलता हुआ फिल्मी अंदाज में बाहर निकलता है। बिहार के अंडरवर्ल्ड में तौसीफ कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन अपराध से इसका पुराना वास्ता है। नाम और शोहरत के लिए तौसीफ सोशल मीडिया पर रौब दिखाने वाले वीडियोस डालता है। चलती कार के अंदर वीडियोस बनाकर खुद को रनिंग रीलबाज बताता है। तौसीफ नेता बनने का भी शौक रखता था, लेकिन नेता बनते बनते उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। सुपारी लेकर उसने पटना के इस हाई प्रोफाइल अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर को मार डाला। हत्या से पहले अस्पताल के बाहर इसी ने शूटरों को प्लान बताया। हत्या के दौरान जहां ये सबसे आगे दिखा, वहीं हत्या के बाद बाइक पर सबसे पीछे बैठकर फरार हुआ। पटना से यूपी की ओर बढ़ेंगे तो आरा और बक्सर रास्ते में पड़ता है। शाहाबाद भोजपुर का ये इलाका आज से 30 साल पहले नक्सलवाद और रणवीर सेना की जंग के लिए जाना जाता था। तब इलाके में अपराध का वो पहला कार्यकाल था, लेकिन बक्सर के सीजन 2 में क्राइम का पूरा फील्ड बदल सा गया। पहले लड़ाई अगड़े पिछड़े की थी, जंग जमीन के लिए थी। अब इस लड़ाई में चंदन मिश्रा बनाम शेरू सिंह की जंग हो गई है, वर्चस्व की जंग। चंदन और शेरू एक समय दोस्त हुआ करते थे। चंदन की हत्या में शेरू का नाम सामने आया है। बक्सर की बादशाहत के लिए गोलियां चली और चंदन मारा गया। महज 32-33 साल की उम्र में ओंकारेश्वर उर्फ शेरू सिंह इस इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। जब ये नाबालिग था तभी हत्या की वारदात को अंजाम देकर सुर्खियों में आया था। बाल सुधार गृह से भागकर इसने वारदात को अंजाम दिया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शेरू सिंह का पुराना वीडियो है, जो अभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुरुलिया जेल में एसटीएफ ने उससे पूछताछ की है। पूछताछ में शेरू से कई अहम जानकारियां मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस शेरू से अभी और पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है शेरू ने अपने गुर्गे के जरिए तौसीफ को सुपारी दिलवाई थी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग शेरू सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे। इसकी जो क्राइम कुंडली हमें मिली है उसके मुताबिक मार्च महीने में आरा में तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ के गहनों की लूट हुई थी। पुलिस ने जब उस लूट कांड की जांच शुरू की तो उसके तार शेरू सिंह गैंग तक जा पहुंचे थे। बाद में करोड़ों के गहने पुलिस ने बरामद कर लिए। इन गहनों की लूट के बाद ही हिसाब किताब को लेकर शेरू और चंदन की दुश्मनी जान लेने तक पहुंच गई। एक वक्त ऐसा था जब शेरू बाइक चलाता और पीछे बैठकर चंदन दहशत पैदा करने के लिए गोलियां बरसाता। आरा और बक्सर में दोनों ने मिलकर दर्जन भर से ज्यादा हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दोनों की चर्चा बक्सर और आरा की चौहद्दी से निकलकर यूपी और बिहार के दूसरे जिलों तक पहुंच गई थी। इसी दौरान साल 2011 के अगस्त महीने में बक्सर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या हुई। शेरू और चंदन ने मिलकर राजेंद्र केसरी की जान ले ली। हत्या के बाद दोनों भागकर कोलकाता चले गए।
पुलिस ने 8 सितंबर 2011 को दोनों को कोलकाता के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद शेरू ने पुलिस वालों से जो कहा वो आज भी बिहार के अखबारों के पन्नों में कैद है। शेरू ने तब पुलिस टीम को चुनौती देते हुए कहा था कि मुझे ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाओगे, और महज 100 दिनों बाद ही 17 दिसंबर 2011 को शेरू कोर्ट में पेशी के दौरान मिर्ची झोंककर सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भून दिया और वहां से भाग निकला। जबकि उस दिन चंदन इसके साथ नहीं भागा और उसे बाद में उम्र कैद की सजा हो गई। गिरफ्तारी के बाद शेरू को 15 मई 2016 को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई। हालांकि कोर्ट में अपील के बाद 2021 में फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। अभी शेरू भले ही उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की नाक के नीचे इसका गैंग न सिर्फ फल फूल रहा है, बल्कि जेल से ही ये अपना पूरा गैंग ऑपरेट भी कर रहा है। लोग ट्रांसफर करते रहे हैं अनंतर जेल में, क्योंकि वो पेशेवर अपराधी हैं। वर्तमान में पुलिया जेल में है। उसका पदचिन्ह तनिष्क, जो आरा में मार्च महीने में लूट हुई थी तनिष्क में, डायरेक्ट कनेक्शंस मिला था। उसे रिमांड भी किया गया था। उनके परिजन का यह भी आरोप था कि बिहार पुलिस उसे रिमांड करके हत्या करनी चाहती है। बिहार पुलिस उसे एक चुनौती के रूप में लिया है और लगातार मतलब लोग रात जग करके पुलिसकर्मी, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर एसपी, आईजी पटना सब उसको पहचान करके उनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस केस में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। कुल मिलाकर समय बीत रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो नाम के साथ पुलिस वालों की ओर से कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी कि गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है, किस तरह से केस को खंगाला गया। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन अभी तक बिहार पुलिस के हाथ खाली के खाली और सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बुरी तरह से बिहार में घिरी हुई है। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी, आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब जनहित स्पेशल की, जिसमें दिखाने वाले हैं बादलों का विध्वंस। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फिलहाल देश के कई राज्य भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में हैं। राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। कई शहर जलमग्न हैं। बीते 2-3 दिनों से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों से उतर नहीं रहा और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पीली शर्ट और काली पैंट पहना एक शख्स सैलाब में बह रहा है। किनारे मौजूद दुकान पर लोग इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। कोई पकड़ने के लिए डंडा देता है ताकि बहता हुआ शख्स किनारे लग सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये डूब जाता है। अगले वीडियो में वही शख्स बहता हुआ नजर आता है। 5-6 लोग घेराबंदी कर बहते शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले शख्स को कामयाबी नहीं मिलती। शख्स बहते हुए एक ढाबे के करीब पहुंचता है। वहां मौजूद कारीगर बहते हुए आदमी का हाथ पकड़ने में कामयाब होता है। फिर 2 और शख्स आते हैं और बहते हुए शख्स को बचाने में कामयाब होते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर की है। अजमेर में लगातार बारिश के बाद से गरीब नवाज की दरगाह के बाहर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहली तस्वीर 18 जुलाई की है, जब दरगाह के बाहर निजाम गेट पर पानी का सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि श्रद्धालु रस्सी की मदद से सड़क पार करने को मजबूर थे और शाम होने तक भी पानी का बहाव तेज नहीं हुआ। थोड़ी सी सावधानी हटने पर भी दुर्घटना घट जा रही है। तस्वीर आपके सामने है। अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर की ही एक और तस्वीर देखिए। एक ठेला पानी की चपेट में आ गया। ठेला पलटता है और उसमें मौजूद सारा सामान भी बह जाता है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। असहाय होकर अपनी रोजी रोटी को बहते देख रहे हैं। अजमेर को बाढ़ किस तरह हाईजैक कर चुकी है, उसे आप इन ड्रोन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा का पूरा शहर पानी की गिरफ्त में नजर आ रहा है। अजमेर के इस हालात की तुलना लोग 50 साल पुरानी आपदा से कर रहे हैं।
ठीक 50 साल पहले 18 और 19 जुलाई 1975 को अजमेर भीषण बाढ़ की चपेट में आया था। 50 साल बाद भी 18 जुलाई से ही अजमेर के लोगों के सामने वैसा ही मंजर रिपीट हो गया। अजमेर शहर ही नहीं, गांव ग्रामीण इलाकों में भी हालात भयावह हैं। बारिश बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। न पैदल जाने का रास्ता बचा है, न ही दोपहिया वाहन से जाने की गुंजाइश बची है। ये जो रास्ता है गांव का, आप देखिए इस पर 2 से 3 फीट तक और कहीं कहीं पर 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। जो जानवर हैं वो परेशान हैं। लोगों के घरों में ये जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो घुसा हुआ है कि यहाँ पर कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी फंस जा रहे हैं। जेसीबी की मदद से एक ट्रैक्टर को बाढ़ से बचाने की कोशिश हो रही है। तभी जेसीबी से बंधी ट्रैक्टर की रस्सी टूट जाती है और ट्रैक्टर डूबने लगता है। जेसीबी के बगल में दूसरा ट्रैक्टर भी खड़ा होता है, उसमें भी हलचल तेज हो जाती है। वो भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ जाता है। ट्रैक्टर पर सवार शख्स कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाता है। दोनों ट्रैक्टर पानी में बहने लगते हैं और चित्कार मचने लगती है। अगले कुछ पलों में भारी भरकम ट्रैक्टर नदी में नजर तक नहीं आते हैं। मामला राजस्थान के बारां का है। उफनते नाले में एक शख्स उछल कूद करता सामने की तरफ आ रहा है। इस मंजर को कैमरे में कैद कर रहे शख्स अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। जैसे ही शख्स आधे पुल को पार करता है, उसका पैर फिसलता है और वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। युवक पार करने की कोशिश भी करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। लेकिन ये युवक पानी के तेज बहाव से किनारे नहीं निकल पाता। तस्वीर राजस्थान के राजसमंद की है। राहत बचाव की टीम ने युवक की खोजबीन के लिए अभियान चलाया लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। अब राजस्थान के सवाई माधोपुर का हाल देख लीजिए। इलाके में कच्चा बांध बना हुआ था, भारी बारिश से लबालब भर गया, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। देखिए किस तरह लोगों के घरों और दुकानों को पानी अपनी चपेट में ले चुका है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के टोंक का भी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी ने कहीं रिहायशी बस्तियों में तबाही मचा रखी है तो कहीं लोगों के खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर दी है। बनास नदी जो है वो अपने तट को छोड़कर बाहर का जो इलाका है कई किलोमीटर दूर तक बह रही है। इसने खेतों को अपनी आगोश में ले लिया है। फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो बनास नदी का तटीय इलाका है, किनारे की तरफ जो घर बने हुए हैं वो घर जो है वो पानी में समा गए हैं। तकरीबन 1 मंजिल तक डूब गई है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं, आपको एक मंदिर नजर आ रहा होगा, एक आश्रम नजर आ रहा है, इनमें भी पानी भर गया है। इसके बगल का जो इलाका है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। बनास नदी का पानी अपनी सीमा को पार कर तटीय इलाकों में बह रहा है। तटीय इलाके के मंदिर और आश्रम पूरी तरह डूब गए हैं और सिर्फ उनका शिखर ही नजर आ रहा है। महज 4 सेकंड में 4 मंजिला इमारत धराशायी हो जाती है। ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहां पहले भारी बारिश हुई। जब बारिश बंद हुई तो मकान जर्जर हो चुके हैं, अब सरेंडर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से किसी की जान नहीं गई है। राजस्थान में आसमानी आफत का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने 1.5 दर्जन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी रेगिस्तान में अभी बाढ़ बारिश से राहत के आसार कम हैं। अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। लग तो ये रहा था कि हिंदी मराठी का विवाद थम गया है, लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है उसे देखकर लगता नहीं कि यह भी इतनी जल्दी रुकने वाला है। आज इस मुद्दे पर महाराष्ट्र बीजेपी के चर्चित नेता नितेश राणे की री एंट्री हो गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मराठी बनाम हिंदी वाले इस विवाद में उद्धव और राज ठाकरे दोनों पर एक साथ हमला बोला। उद्धव ठाकरे को नितेश राणे ने महाराष्ट्र में छिड़े मराठी विवाद की पिक्चर का असली खलनायक ठहरा दिया। नितेश ने सवाल उठाए कि जब सरकार ने हिंदी का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया था तब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखा, लेकिन उसके बाद उद्धव ने हिंदी विरोध को मुद्दा बनाना शुरू क्यों कर दिया। हिंदी ह्या विषयाचा शकुनी मामा कोण आहे? ज्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी
ते जी आर रद्द केले ते कसे विलन होऊ शकतात? त्यांनी मुळामध्ये कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव केला, त्या उद्धव ठाकरेला आपण जबाबदार का धरत नाहीये? तो ह्या चित्रपटाचा विलन आहे, तो शकुनी मामा इकडचा, कारण ह्या विषयाचा खरा विलन तर उद्धव ठाकरे आहे. भाषा विवाद पर आज नीतीश राणे ने हिंदी भाषियों के खिलाफ राज ठाकरे की गुंडागर्दी पॉलिटिक्स पर भी पलटवार किया. कल राज ठाकरे ने मुंबई के मीरा रोड की रैली में कहा कि अगर स्कूलों में पहली से 5वीं तक हिंदी पढ़ाई गई तो उनकी पार्टी स्कूलों को बंद करवा देगी, जिस पर नीतीश राणे ने राज ठाकरे को जवाब दिया और कहा कि स्कूलों की बजाय मदरसों को बंद करवाएं, क्योंकि वहां तो मराठी पढ़ाई ही नहीं जाती. फडणवीस जी, तुम्ही सांगताय ना की तिसरी भाषा आम्ही सक्तीची आणणार म्हणजे आणणार. मी आत्ता आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्रात 1ली ते 5वी हिंदी आणायचा आपण प्रयत्न तर फक्त करून बघा. दुकानं नाही, शाळाही बंद करीन. मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है. मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सख्ती है. और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है. तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहाँ की कोई भी मराठी नहीं सिखाता. वहाँ तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर. वैसे नीतीश राणे मराठी बनाम हिंदी विवाद में पहले से ही बेहद आक्रामक रहे हैं. जब इस विवाद ने तूल पकड़ा और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में गैर मराठियों से मारपीट शुरू की, तब नीतीश राणे ने राज ठाकरे को चुनौती दी थी कि उनकी पार्टी एमएलएस को पहले मुंबई के मुस्लिम इलाकों में जाकर मुसलमानों से मराठी बुलवानी चाहिए. इसके बाद नीतीश ने मदरसों में मराठी की पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग की. लेकिन हिंदी मराठी के इस विवाद में मदरसों को लेकर नीतीश के बयानों पर जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी नाराजगी जताई है. जबकि महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर अब तक किनारा करती आ रही कांग्रेस ने नीतीश राणे के बयान को भड़काऊ बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली. के संविधान में आर्टिकल 19 ने सभी नागरिकों को भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है. मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ ये मेरा अपना अधिकार है. मुझे कोई राज्य या कोई राज्य के कुछ नागरिक किसी भाषा के बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं. उद्धव जी से बात करिए ना, उद्धव जी और उनके ब्रदर सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए. इसमें मदरसे कहाँ से बीच में आ गए? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, चीज़ों में ट्विस्ट पैदा करने के लिए मुसलमानों का और मदरसों का जिक्र ले आओ तो पूरी लड़ाई डाइवर्ट हो जाएगी. और वो मैं देखा है, कभी भी वो उनके डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करते, कभी भी वो मुंबई महाराष्ट्र की किसी समस्या के बारे में बात नहीं करते. वो लगातार सिर्फ जो है वो समाज में और धर्म के नाम पे जो है वो विवाद की बातें करते हैं और लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं. इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता है? फूट डालो और राज करो, ये काम एक वक्त में अंग्रेज किया करते थे. अंग्रेज तो चले गए, देश आजाद हो गया. हम लगातार एक कदम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, मजबूती से तरक्की भी कर रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी भाषा को लेकर जहर भरा हुआ है और उसी का परिणाम और परिणति लगातार महाराष्ट्र से अलग अलग आ रही तस्वीरों के जरिए हम देखते हैं. अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये नेता कब भाषा के विवाद पर थोड़ा ठहरेंगे, रुकेंगे और लोगों को बांटेंगे नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है. जनहित में अब वो खबर जो बीजेपी के लिए किरकिरी का मुद्दा बन सकती है. बिहार की एनडीए सरकार ने हाल ही में हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है. क्या ऐसा ही फैसला यूपी में भी होगा? ये सवाल आज सूबे के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले उनका बयान सुनिए, फिर इस पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू की प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगी. बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी. बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी. न बिजली आएगी न बिल आएगा. फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं. मंत्री जी के लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल था. अरविंद शर्मा के इस बयान पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने आंकड़ों के साथ कैसे पड़ोसी राज्य में अपनी सहयोगी सत्ताधारी पार्टी के मंत्री को जवाब दिया. अब जरा उस पर भी गौर करें. नहीं, बिहार में बिजली नहीं रहती है. बिहार का ऐसा कौन गांव है जहां 22 से 23 घंटा बिजली नहीं रहती है? यह तो बिहार के जनता के दिलो जान में बसा हुआ है कि हर घर से लालटेन अलग कर दिया.
लेकिन जहाँ वो अगर बिहार में बोले हैं तो जहाँ वो ठहरे हुए होंगे ना, वहाँ भी जनरेटर नहीं चल रहा होगा, सरकारी बिजली ही सप्लाई हो रहा होगा। यकीनन बिहार में गांव-गांव और घर-घर में सिर्फ बिजली पहुंची ही नहीं, बल्कि बिजली कटौती भी नाम मात्र की ही होती है। ऐसे में पता नहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री ने फ्री फंड में अपनी जगहसाई क्यों करवाई। अरविंद शर्मा के बयान पर अब विरोधी भी चटखारे ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया में यूपी के बिजली मंत्री का बयान शेयर करते हुए इस पर चुटकी ले ली। तो कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी नीतीश कुमार के फ्री बिजली वाले बयान के साथ यूपी के बिजली मंत्री के बिहार में बिजली नहीं वाले बयान को शेयर करके लिखा गया है, ये तो खेला हो गया। वैसे आपको बताते चले, एक दौर जरूर बिहार में ऐसा था जब वहां पर बिजली की किल्लत होती थी, रात रात भर बिजली नहीं आती थी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के शासन में तस्वीर में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी उतनी तस्वीर नहीं बदली है जितनी उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार लगातार वायदे करते रहे हैं। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच बिजली को लेकर ये जो करंट दौड़ रहा है जुबान के तौर पर, वो कहां पर जाकर खत्म होगा और किसको ज्यादा झटका लगेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब आज का जनहित मंत्र, हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना, बेहतर यही है कि खुद की नजर में बेदाग रहें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।